हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रिवीजन का सिलसिला। एग्ज़ाम नज़दीक है और हर एक चैप्टर की प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। इसलिए मैं खासकर आज हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो कि उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आप सबके जो सुझाव आए हैं मेरे पास, कमेंट आए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक बेटर जो है रिवीजन सीरीज शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज फर्स्ट रिवीजन, जिसमें आपको हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो मिलेगा एक चैप्टर में। आज का पहला वीडियो है रिवीजन फर्स्ट का, ठीक है, रिवीजन फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के नाम से आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। आपको पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक वाइज सिलसिला शुरू करेंगे। तो मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे थे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए, फुल रिवीजन चाहिए, तो उसके लिए हर एक चैप्टर का, लॉन्ग चैप्टर के एक से ज़्यादा वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग है, पूरे सिलेबस को कवर करना है, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, लास्ट तक देखते रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो है नंबर 1, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में। अर्थशास्त्र के अर्थ, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की मीनिंग। अर्थशास्त्र जिसको एडम स्मिथ ने बताया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो इसलिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है प्रोफेसर एडम स्मिथ को। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक अर्थशास्त्र का ये एक शाखा है, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का एवं मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव कल्याण के लिए जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जब मनुष्य अपनी सीमित आवश्यकताओं के माध्यम से सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और पूर्ति करने के लिए जिन समस्याओं का उत्पन्न होता है, उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिस शास्त्र में, उसे हम जो है अर्थशास्त्र कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र की शाखा, ठीक है, अर्थशास्त्र की शाखा, अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में बताएं कि एक थे प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र की 2 शाखाओं के बारे में बताया। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी शाखा है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो चलिए हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अलग से भी क्वेश्चन आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सूक्ष्मतम इकाइयों का, या फिर क्यों कहे व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों का कैसे, जैसे इसके अंदर हम समझेंगे कौन कौन सी व्यक्तिगत इकाइयां हैं। जैसे यहाँ पर एक फर्म हो गया, ठीक है, एक वस्तु है, एक वस्तु की कीमत निर्धारण का, या फिर एक उपभोक्ता का, या फिर एक उत्पादक का, इन सब की समस्याओं का बारीकी के साथ व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की जो है सामूहिक समस्याओं का युग है। अर्थव्यवस्था की जो बड़ी बड़ी समस्या है, जो सामूहिक रूप से पाया जाता है, उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और ये सामूहिक समस्याएं कौन कौन सी है, इसको समझना है। जैसे इसकी जो इकाइयां हैं वो है, जैसे सामूहिक इकाइयां राष्ट्रीय का मतलब संपूर्ण राष्ट्र की, जो कि समूह में होता है, राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार स्तर, ठीक है, कुल मांग जिसको हम शॉर्टकट में एडीबी कहते हैं, कुल पूर्ति जिसको शॉर्टकट में
एएस भी कहते हैं, आदि अन्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोनों में डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और दोनों में क्या डिफरेंस? सबसे पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक समस्या जैसे राष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय की आय, एक राष्ट्रीय का पूरे समूह की होती है, पूरे देश के हर व्यक्तियों के अंतर्गत होती है। रोजगार स्तर की बात करें, रोजगार स्तर पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति के रोजगार की बात होती है जो है। दूसरा है सामान्य कीमत स्तर के अंतर्गत, सामान्य कीमत से पूरे देश की जो सभी वस्तुओं की कीमतें होती हैं, उन कीमतों की कीमत स्तर किस प्रकार से होना चाहिए, महंगाई कितनी है, मंदी कैसी है, इन सब चीजों का अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो प्रमुख उपकरण होते हैं जिसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है वो है मांग एवं पूर्ति, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के जो उपकरण होते हैं वो होता है आपका कुल मांग एवं कुल पूर्ति, कुल वितरण आ जाता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है और ये एग्जाम में आपको नोट करना है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। तो इसके बाद हम अर्थशास्त्र के बाद हम बात करेंगे, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बात करेंगे कि आर्थिक क्रियाएं कैसी रहती है। इसके आर्थिक क्रियाओं के बारे में मैंने इंडिविजुअल अलग से वीडियो बना रहा है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट डिवीजन चला ये टॉपिक में इसमें लेता हूँ। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया आर्थिक समस्या क्या है उसकी बात पहले हम आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए मानवीय क्रियाओं की हम बात करेंगे। मानवीय क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है आर्थिक क्रिया, दूसरी होती है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं वो क्रिया होती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से धन से संबंधित होता है, धन के उपार्जन से संबंधित होता है, आय के सृजन से संबंधित होता है, हम आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रहते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन पैसों से आता है, कपड़े पहनना, ठीक है ना, अब आर्थिक क्रियाएं होती है। उत्पादन करना आर्थिक क्रिया होती है, उपभोग करना आर्थिक क्रिया है, निवेश करना आर्थिक क्रिया है, वितरण करना आर्थिक क्रिया, ये सब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि अनार्थिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से जो है धन से संबंधित नहीं होता, तो आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब आर्थिक क्रिया का हमने समझ लिया कि अगर एग्जाम में आ जाता आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखेंगे। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, मनुष्य की सीमित साधनों के दौरान असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को जो है आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब आर्थिक क्रियाओं को थोड़ा सही से समझें। आर्थिक क्रियाओं के बाद हम समझेंगे आर्थिक समस्याएं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। आर्थिक समस्याएं यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। अब सबको पता है, बार बार मैं ये कहता हूं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सबसे मेन चीज है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीमित होती हैं, असीमित इच्छाएं होती हैं, जबकि उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मनुष्य के पास जो साधन है वो सीमित है, यानी कि सीमित साधन। सीमित साधनों के द्वारा असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना किस प्रकार से करें हम नहीं कर सकते, जो कि एक प्रॉब्लम है। और असीमित साधनों के बहुत सारे विकल्प होते हैं जिन विकल्पों के माध्यम से असीमित साधनों का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सीमित साधनों के विभिन्न विकल्प उपलब्ध होना जिनके माध्यम से हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, जो कि एक प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को क्योंकि बहुत सारे विभिन्न विकल्पों में से हमें कौन से विकल्प का, इन विकल्पों में से हमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना होता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना होता है, और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना ही क्या है, एक एक्चुअली में समस्या है। दैट इज अ प्रॉब्लम टू चॉइस द बेस्ट ऑप्शन। और इसी को हम कहते हैं चुनाव की समस्या। क्या कहते हैं, चुनाव की समस्या। अब चुनाव की समस्या के बारे में भी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि चुनाव की समस्या से आप क्या समझते हैं। तो इस चुनाव की समस्या को अगर हम अर्थव्यवस्था में लेके आए, या फिर कहें अर्थशास्त्र के अंतर्गत, इसी चुनाव की समस्या को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क में
कि पूछा जाता है सीमितता, सीमितता या फिर इसको दूसरे शब्द में कहें दुर्लभता। दुर्लभता से आप क्या समझते हैं, सीमितता या दुर्लभता क्या होता है। ध्यान में रखिए, सीधा सा है कि जब वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम हो, एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है, उस स्थिति को जो है दुर्लभता या सीमितता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं पर अंडे खरीदने गए किसी दुकान में, हमें चाहिए 10 अंडे, एट ए टाइम दुकान में केवल 5 अंडे ही अवेलेबल है, यानी कि हमें 10 अंडे चाहिए, 5 अंडे दुकान में अवेलेबल, दैट इज दुर्लभता। अंडे दुर्लभ है, असीमित है, ठीक है। ये सीमितता हो गया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसके बारे में समझना होगा। तो ये होगी आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या को पढ़ने के बाद जो एग्जाम में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या है, वो समझिए, वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए एवं कितनी मात्रा में किया जाए, ठीक है, ये पहला उत्पादन। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा है, तीसरी प्रॉब्लम में इसमें बांटा गया है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था की जो 3 मूलभूत समस्या, जिसको केंद्रीय समस्या कहते हैं, जो 3 वर्गों में बांटा गया है, क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में की जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। अब एक एक करके समझाएं कि उत्पादन क्या। अब जब, क्योंकि मनुष्य किसी अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों से देश के प्रत्येक नागरिकों की हर एक आवश्यकता की पूर्ति हम नहीं कर सकते, तो सबसे पहले सरकार को यह देखना होता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की किन समस्याओं को सबसे पहले पूर्ण किया जाए और उन समस्याओं को पूर्ण करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है, जो कि क्या जाता है, क्या उत्पादन किया, और उसकी मात्रा कितनी हो जाए, किस मात्रा में लोगों तक पहुंचाया जाए, उसे हम स्पष्ट। जब सरकार को या फिर केंद्रीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीय सरकार को जब इसके बारे में पता चले, जब पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तब बात करते हैं कि उत्पादन कैसे किया जाए। यानी उत्पादन कैसे करना, मतलब उत्पादन की तकनीक के बारे में बात किया है। उत्पादन की 2 तकनीकें होती हैं। एक पहली जो तकनीक होती है वो होता है उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक, दूसरा होता है उत्पादन की पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान के अंतर्गत ये जोर देता है इस पर रोजगार के सृजन पर। किसी अर्थव्यवस्था में अगर श्रम प्रधान तकनीक का उत्पादन लिया जा रहा है, उत्पादन का, इसका मतलब रोजगार सृजन पर बल दिया जाता है, जबकि पूंजी प्रधान की तकनीक का होता है उत्पादन, अधिकतम उत्पादन पर। और अर्थव्यवस्था में इस बात को देखना होता है कि उत्पादन करें, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन किया जाए उत्पादन की मात्रा पर। ऐसे में किसी भी अर्थव्यवस्था में दोनों में से किसी एक को या दोनों के सही अनुपात का चुनाव करना होता है। अब इसके बाद बात आती है, तो तकनीक का चुनाव किया जाता है तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी कि जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, एक्चुअली में यह समस्या किसका है, वितरण पर, कि समाज के हर एक वर्ग तक हमारा उत्पादन जो भी हम पहुंचाना चाहते हैं वो किस प्रकार से पहुंचे, उसका जो वितरण किस प्रकार से किया जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जो है उस उत्पादन का फायदा मिले और उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो, ठीक है। अब ये हो गया आपका केंद्रीय समस्या है। केंद्रीय समस्याओं की हम बात करेंगे वो है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु, ठीक है ना। विषय वस्तु यानी कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। अर्थशास्त्र की विषय की वस्तु के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। विभिन्न विद्वान आए हैं, विभिन्न अर्थशास्त्री आए हैं, उन्होंने अलग अपने अपने तरीके से अर्थशास्त्र की विषय की वस्तु के बारे में रखा है। तो इसी प्रकार से अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्रों के विचारों के अनुरूप
और जो विषय वस्तु को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था विषय वस्तु के अंतर्गत ये रखा गया है धन संबंधी, दूसरा है कल्याणवादी, तीसरा है दुर्लभतावादी और चौथा है विकासवादी। ठीक है, धन संबंधी विचारधारा के अंतर्गत इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत थे प्रोफेसर स्मिथ और जेवी से। इस समय के इन अर्थशास्त्रियों का इन्होंने जो है धन संबंधी विचारधारा को रखा। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है धन संबंधी क्रियाओं को रखा गया। कल्याणवादी विचारधारा के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, इन दोनों ने अपने विचार रखा। इनका मत था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए जिससे मनुष्य का कल्याण हो, क्योंकि मनुष्य के कल्याण के से ही जो है धन पूरा का जुड़ा रहता है। इसलिए उन्होंने इस विचारधारा को कल्याणवादी विचारधारा का नाम दिया गया। उसके बाद जो है समय के साथ साथ बदलता गया। फिर आया कि साधन, सीमित साधन और असीमित आवश्यकताएं। इस विचारधारा को जिसको देने वाले थे प्रोफेसर रॉबिन्सन का कहना था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाए, इन सब क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद है विकासवादी, यानी कि विकास केंद्रित, मनुष्य के विकास से संबंधित क्रियाओं पर बल दिया गया। और इसके अंतर्गत ऊपर की चारों धन संबंधी विचारधारा, कल्याणवादी विचारधारा और दुर्लभतावादी विचारधारा के विचारों को जो एक जगह पर लाया गया और मनुष्य के विचार पर बल दिया गया। और ये विचार देने वाले प्रमुख थे प्रोफेसर सैमुअलसन। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने स्तर पर अध्ययन के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को अलग अलग स्तर पर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगर बात करें विषय वस्तु के बाद जो आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल सीबीएसई बोर्ड ने या उत्तराखंड बोर्ड ने अपने कोर्स से तो हटा दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूं वो है, पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना और वक्र, यानी कि इसको अगर शब्दिक विच्छेद करें, अगर शाब्दिक अर्थ में निकाले तो इसका अर्थ होता है उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाला वक्र। अब उत्पादन के अंतर्गत कम से कम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को रखा गया। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं होती हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक वस्तु, जब उत्पादक के पास एक उत्पादन के बाद उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, क्या होते हैं, सीमित साधन होते हैं और उनकी तकनीक भी स्थिर होती है। तो उत्पादन संभावना वक्र का मतलब होता है जब उत्पादक अपने सीमित साधन या निश्चित तकनीक के द्वारा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करता है या उन उत्पादन की के विभिन्न जो संयोग बनता है, उन संयोगों को जब वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो ऐसे वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उत्पादक को 2 वस्तु का उत्पादन करना है, वस्तु X और वस्तु Y, वस्तु X और वस्तु Y की, और यहाँ पर हो गया संयोग। ठीक है, पहले संयोग में वस्तु X की अगर 20 इकाइयों का उत्पादन करता है तो वस्तु Y की वो केवल एक वस्तु का उत्पादन कर सकता है, यह भी 0। ठीक है ना। दूसरे संयोग में अगर वो वस्तु Y को बढ़ाना चाहता है तो वस्तु X की जो है क्वांटिटी में कम करना पड़ता है, 17। तीसरे संयोग में यह आ गया वस्तु Y की जो है 4 क्वांटिटी उत्पादन करना है तो इस 17 से घटा के कितना करना पड़ता है, 13। ठीक है। डी, जैसे ही वो 5 करेगा इसकी क्वांटिटी घटा के करनी पड़ती है आपको 8। ठीक है। तो जैसे जैसे वस्तु Y की कहती है, ऐसे संयोग जहां पर 2 सीमित साधनों के द्वारा 2 वस्तुओं के बीच में जो संयोग होता है, उस संयोग को जब हम वक्र के माध्यम से देखते हैं तो वक्र कुछ कर्व होता है, इस तरह से बनता है, ये होता है Y, ये होता है X। तो इस वक्र को हम जो है
पीपीसी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में कहें कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, तो हम यूं कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वक्र, जिस पर एक उत्पादक अपने सीमित साधनों एवं निश्चित तकनीक के द्वारा उत्पादन करने को तैयार रहता है, उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। थैंक यू। पहले चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपके लिए चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता संतुलन से रिलेटेड। ठीक है, तो इंतजार कीजिए मेरे चैनल को और चैनल के नेक्स्ट वीडियो का, और बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।